गांव के एक सुनसान कोने में, जहां से लोग अक्सर नजरें फेर कर निकल जाते थे, वहां एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। इतनी टूटी हुई कि उसे घर कहना भी सच से ज्यादा एक मजबूरी लगता था। आज ठंड कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों के अंदर किसी ने सुइयां चुभा दी हो। ठंड नहीं है कमला, ये उम्र है। जब शरीर जवाब देना बंद कर देता है तो हर मौसम दुश्मन लगने लगता है। आज ठंड बहुत लग रही है और बारिश भी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ कमला, और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर बारिश थम जाए तो शायद कुछ इंतजाम हो पाए। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में मांगकर खाना पड़ेगा। नहीं कमला, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। कल मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। बारिश की आवाज के बीच दोनों बिना कुछ खाए चुपचाप लेट जाते हैं। भूख पेट में थी और ठंड हड्डियों में, लेकिन नींद मजबूरी बनकर आंखों पर उतर आई। अगली सुबह हरिदास काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ता है। बाहर ठंड अब भी वैसी ही थी, हवा तेज और हाथ सुन्न कर देने वाली। हरिदास गांव के स्टेशन पर पहुंचता है। चारों ओर ठंडी हवा चल रही होती है। तभी उसकी नजर स्टेशन के एक कोने पर जाती है। वहां एक नौजवान लड़का छोटी सी केतली के साथ चाय बेच रहा होता है। गांव में कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। लगता है अब मुझे भी गांव के किसी कोने में एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेनी चाहिए। इतना कहकर हरिदास चुपचाप घर की ओर बढ़ जाता है। कमला, गांव में शायद अब कोई काम न मिले। मैंने सोच लिया है, मैं गांव में ही एक छोटी सी चाय की टपरी खोलूंगा। पर हम चाय की दुकान कहाँ खोलेंगे? कहीं कोई खाली जगह दिख जाएगी, उसी कोने में अपनी टपरी लगा लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाहर ठंड भी बहुत है। चलो, अभी मुझे बर्तन और थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना है। अगले दिन हरिदास थोड़ा बहुत सामान जुटाकर चाय की एक छोटी सी दुकान खोल देता है। एक पुरानी केतली और 2-4 कप, बस यही उसकी पूरी पूंजी थी। सुबह सुबह एक ऑटो वाला हरिदास की दुकान पर आकर रुकता है। काका, एक चाय देना। बारिश के बाद ठंड बहुत बढ़ गई है तो कुछ गर्म पीने का मन हो रहा था। हाँ बेटा, अभी लो एकदम गरम गरम चाय। रिक्शा वाला चाय का कप हाथों में लेकर धीरे धीरे चाय पीने लगता है। काका, चाय तो बहुत ही अच्छी थी। ठंड एकदम दूर हो गई। अब मैं चलता हूँ और सबको बताऊंगा कि आपकी चाय सच में कमाल है। धन्यवाद बेटा, फिर से चाय पीने आना। धीरे धीरे हरिदास की छोटी सी दुकान पर और भी ग्राहक आने लगे। अरे काका, बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। सच में, ऐसी चाय तो बहुत दिनों बाद पी। हरिदास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काफी समय बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है।
कैसा रहा आज का दिन? ठीक रहा। आज कई लोग आए थे, सबको चाय पसंद आई। सच? इतनी जल्दी? हाँ, एक रिक्शा वाले ने तो कहा कि वह सबको बताएगा हमारी चाय के बारे में। तो फिर हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। नहीं कमला, आज पहली बार लगा कि हम फिर से कुछ बना सकते हैं। भगवान करे ये दुकान चल जाए, ठंड में लोगों को गर्म चाय मिले और हमें 2 वक्त की रोटी। दोनों अपनी छोटी सी दुकान की बातें करते रहे। उनकी आवाजों में अब डर कम था और उम्मीद ज्यादा। अगले दिन सुबह अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश और आंधी के बीच हरिदास की छोटी सी दुकान हवा के झोंकों में उड़ गई, जैसे किसी ने उसकी मेहनत को पल भर में छीन लिया हो। बारिश के बाद जब हरिदास दुकान पर पहुंचा तो टूटी हुई टपरी देखकर उसका दिल बैठ गया। तभी उसी टूटे हुए सन्नाटे के बीच वहीं ऑटो वाला आ जाता है जो कल उसकी चाय की तारीफ करके गया था। अरे काका, इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? बेटा, क्या बताऊं, तेज हवा और बारिश के कारण मेरी दुकान टूट गई और साथ ही मेरी रोजी रोटी भी मुझसे छिन गई। अरे काका, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर ये दुकान फिर से बना लेंगे। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। लीजिए काका, आपकी दुकान फिर से बन गई। अब आप अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं काका, अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा आपकी चाय पीने। हरिदास काका की दुकान फिर से चलने लगती है। चाय की कमाई से हरिदास अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाता है। टपकती हुई छत पर वह नई तिरपाल लगाता है। कमला, अब छत से पानी नहीं टपकेगा। मैंने ऊपर तिरपाल डाल दी है। हाँ, अब बारिश और ठंड में घर गर्म रहेगा। और देखो, कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। इतने दिनों बाद लग रहा है कि हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। इसी तरह दिन बीतते गए। बिना शोर बिना चमत्कार जिंदगी धीरे धीरे अपनी जगह बनाती चली गई। एक दिन वही ऑटो वाला फिर से आया, लेकिन इस बार उसके साथ उसका ऑटो नहीं था। वह पैदल चलता हुआ, थोड़ा झुका हुआ और चेहरे पर चिंता लिए हरिदास की दुकान के सामने आकर रुक गया। क्या हुआ बेटा, आज तुम इतने खोए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं चाचा, मेरा ऑटो रिक्शा, मेरी रोजी रोटी सब मुझसे छिन गया। क्या हुआ बेटा, जरा ठीक से बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया। काका, कुछ दिन पहले जब मुझे ये ऑटो खरीदना था तो मैं एक जमींदार से पैसे लेने गया था। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऑटो लेने में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। हाँ भीमा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ जी, बस 5,000 रुपए चाहिए। मैं अगले महीने आते ही आपको लौटा दूंगा। ठीक है भीमा, पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, अगले महीने सूद समेत लौटाने होंगे। अगर एक भी दिन देर हुई तो तुम्हारा ऑटो मैं अपने पास रख लूंगा। ठीक है सेठ जी,
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं समय पर सूद समेत पैसे लौटा दूंगा। एक महीना बीत जाता है। एक महीने के बाद सेठ रास्ते में भीमा को रोक लेता है। उसकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में वही पुराना घमंड। भीमा, मैंने कहा था ना कि 1 महीने बाद मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। माफ कीजिए सेठ जी, किसी कारणवश मैं अभी पैसे नहीं दे पाया। बस कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, मैं जरूर लौटा दूंगा। नहीं भीमा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम्हें अपना ये रिक्शा मुझे देना ही होगा। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तभी आकर इसे वापस ले जाना। पर सेठ जी, ये रिक्शा ही तो मेरी रोज ही रोटी है। इसी से मेरा घर चलता है। कृपया सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता। बिना किसी दया के वह भीमा का ऑटो रिक्शा अपने साथ ले जाता है। तो काका, इसी तरह मैं यहां आ गया और यही वजह है कि आज मैं इतना उदास हूं। ओ, तो ये बात है। बेटा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। चलो, कोई बात नहीं। अब चलो मेरे साथ, हम उस सेठ के पास चलते हैं। ठीक है काका, जैसा आप कहें। बोलो भीमा, कैसे आना हुआ? मैं पहले ही कह चुका हूं, बिना पैसे दिए ऑटो रिक्शा वापस नहीं मिलेगा। हाँ सेठ जी, आप भीमा को उसका रिक्शा वापस कर दीजिए। पैसे मैं भर दूंगा। पर काका, आप क्यों पैसे दे रहे हैं? मैं खुद पैसे जमा करके दे दूंगा। बेटा, उसके लिए तुम्हें रिक्शा चाहिए होगा ना। रिक्शा रहेगा तभी तो कमा पाओगे और अपने पैसे वापस कर पाओगे। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे। अब कृपया भीमा का रिक्शा उसे वापस दे दीजिए। ठीक है भीमा, अब तुम अपना रिक्शा लेकर जा सकते हो। भीमा और काका सेठ के घर से अपना रिक्शा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। भीमा की आंखों में राहत थी और हरिदास के चेहरे पर संतोष की गहरी झलक। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब लौटा देना। और फिर तुमने भी तो मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। जिंदगी में असली अमीरी पैसों से नहीं, एक दूसरे का सहारा बनने से आती है। आज हरिदास ने भीमा को संभाला, कल कोई और किसी और को संभालेगा और इसी तरह इंसानियत जिंदा रहती है।